प्रिय छात्रों, द डायरेक्ट क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वह सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप इसका लाभ उठा सकें। तो आइए आज देखते हैं प्रश्नावली 1.2 का उदाहरण नंबर 5। यह जो उदाहरण है परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको अच्छे से समझेंगे और साथ ही साथ इसको देखेंगे भी कि परीक्षा में किस तरह से इसको हल किया जा सकता है। आइए इसको देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। संख्याओं 4 पर n घात। संख्याओं 4 पर n घात पर विचार कीजिए जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 पर n घात अंक 0 पर समाप्त होता है। तो यह जो प्रश्न है हमें 4 पर n घात, है ना, n क्या है? कोई ऐसी प्राकृत संख्या है। क्या n का मान हम 1 भरें, 2 भरें, 3 भरें, 4 भरें तो क्या इसका मान ऐसा आ सकता है जो 0 पर समाप्त हो? ठीक है, 0 पर समाप्त होने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि यहाँ देखिए, जैसे 10 है, 2 5 0 है, 7 5 3 0 है, मतलब इकाई का स्थान क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो ये 0 कब हो सकता है? ठीक है, ये 0 कब हो सकता है? मान लीजिए कोई भी संख्या है जिसका अभाज्य गुणनखंड, है ना, अभाज्य गुणनखंड, ना, जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 × 5, है ना, जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 के रूप में हो। अकेले 2 ना हो, है ना, केवल 2 रहने से 0 नहीं आ सकता है और ना ही केवल 5 रहने से 0 आ सकता है। ये जब भी 2 संख्या रहेंगी तो ये दोनों साथ में रहनी चाहिए। जैसे मान लिया 10 हम लिखते हैं तो 10 को 2 × 5 लिखते हैं, तभी इकाई का स्थान पर 0 आया है। ठीक है, अगर मान लीजिए 50 है तो 50 को क्या लिखते हैं? 25 × 2। 25 को क्या लिखेंगे? 5 × 5 × 2, इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। मतलब ऐसी संख्याओं का गुणनखंड जिसमें 2 और 5 दोनों हों वही 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो आइए इसको देख लेते हैं कि किस तरह से इसको लिखा जाएगा। देखिए हम लिखते हैं 4 पर n घात। 4 को हम लिख सकते हैं 2 पर 2 घात, फिर यहाँ लिखते हैं n घात, है ना, 4 को 2 का 2 घात और इस पर n घात। फिर अगला स्टेप जो होगा, इस घात से n में गुणा हो जाएगा, तो 2 पर हो जाएगा 2n घात। ठीक है, आप देख सकते हैं कि 4 का जो घात है, 4 का जो अभाज्य गुणनखंड है 2 है, 2 पर 2 घात, तो इसका जो पावर है वो आ गया है 2n। अब n का मान हम कोई भी ले लें, ठीक है, n का मान हम कोई भी ले लें, 1 ले लें, चाहे 2 ले लें, चाहे 3 ले लें, चाहे 4 ले लें, तो इसके केवल अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 ही आ रहा है, तो ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। ठीक है ना, 0 पर समाप्त कब होगा? कि जब इसमें एक 5 भी रहता, लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है, इसलिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को, है ना, भाषा में लिख दिया जाता है। ठीक है, किस तरह से लिखेंगे? चूँकि कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त हो सकती है, ना, कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त हो सकती है जिसके अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 दोनों हों।
कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त हो सकती है जिसके अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 दोनों हो। लेकिन यहाँ देखिए 4 के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 ही है, इसलिए n का हम कोई भी मान यहाँ पर रख लें, है ना, n का हम कोई भी मान रख लें। जैसे मान लिए 2 पर 2 गुणे 1 रख लें तो 2 पर 2 घात, तो ये हो गया 4। n की जगह पर 2 रख लें, 2 गुणे 2, है ना, 2 गुणे 2 कर लें तो 2 पर हो गया 4 घात, ये हो गया 16। क्या ये 0 पर समाप्त हो रहा है? नहीं, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में तो केवल 2 ही आ रहा है, जबकि 5 भी चाहिए इसको 0 पर समाप्त होने के लिए। ठीक है, इसलिए हम n का कोई भी मान लेंगे तो यह 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे परंतु 4 के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आता है, इसलिए 4 पर n घात n के किसी भी मान के लिए शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है ना, मतलब 4 का n घात, n का कोई भी मान लें तो यह शून्य पर नहीं समाप्त हो सकते हैं, क्योंकि शून्य पर समाप्त होने के लिए 4 के अभाज्य गुणनखंड में क्या होना चाहिए? 2 तथा 5 दोनों होना चाहिए। लेकिन 4 के अभाज्य गुणनखंड में तो केवल 2 ही आ रहा है, इसलिए 5 नहीं आ रहा है। तो हम क्या कर देंगे, जब 5 नहीं आ रहा है तो यह 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर लिख भी दिया गया है कि कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त हो सकती है जिसके अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 दोनों हो। 4 के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, क्योंकि 2 और 5 रहेगा तभी तो आप गुणा करेंगे, तो 2 5 10 होगा, और जब 10 होगा तभी तो इकाई के स्थान पर 0 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए 4 पर n घात n के किसी भी मान के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यह प्रश्न सॉल्व हुआ। तो किस तरह से परीक्षा में लिखना है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उदाहरण जो है 6 देखेंगे। उदाहरण 6 जो है इसमें ये कहा गया है कि संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए, है ना। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से, जिसको हम इंग्लिश में प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो ये जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है? देखिए यहाँ पर 2 संख्याएं दी हैं, 6 दिया हुआ है ना। तो 6 का जो अभाज्य गुणनखंड है, जैसे जानते हैं कि आप 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि एक सम संख्या है, 3 बार में डिवाइड कर दिया। 3 जो है अभाज्य संख्या है तो ये 3 ही से कटेगा। तो 6 का जो अभाज्य गुणनखंड आया है वह 2 और 3 आया है। तो 6 का जो अभाज्य गुणनखंड है 2 और 3 को यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरी संख्या दिया हुआ है वह 20 दिया हुआ है। तो 20 का भी हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। 20 यहाँ लिख लेते हैं और फिर जो है ये सम संख्या है तो 2 से काटते हैं। 2 से काटने का मतलब है कि आप उसका आधा कर रहे हैं, तो 20 का आधा कर दिया। फिर 2 जो है 2 से 10 को काटिए 5 बार में, फिर 5 5 ही से कटता है क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। तो 2 2 और 5, 20 का जो अभाज्य गुणनखंड आया है 2 गुणे 2 गुणे 5 ये आ गया। ठीक है ना। अब हमें इसका HCF भी ज्ञात करना है और LCM भी ज्ञात करना है। तो देखिए HCF कैसे निकालेंगे? किसकी संख्या का? 6 का और 20 का। तो जिन 2 संख्याओं का HCF ज्ञात करना होगा उन 2 संख्याओं को यहाँ ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 6 और 20। ठीक है ना। और HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो 2 संख्याएं दी हैं उनमें कॉमन क्या है।
2 यहाँ देखिए, 2 है ना, 2 अकेले हैं, यहाँ 2 जो है 2 बार है। इसमें 2 2 बार नहीं है, लेकिन इसमें 2 2 बार है। तो बताइए दोनों में कॉमन कितने बार है? इस 2 का इसके साथ कंबाइन हो सकता है, इस 2 का किसके साथ होगा? नहीं हो सकता ना, है ना। तो इस 2 का एक ही 2 के साथ कंबाइन हो सकता है, इसलिए दोनों में एक ही 2 कॉमन है। तो यहाँ सबसे पहले जो कॉमन होता है वो लिख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद से क्या कुछ और कॉमन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। 5 इसमें है तो 5 इसमें नहीं है, 3 इसमें है तो 3 इसमें भी नहीं है, ठीक है। तो केवल कॉमन क्या दिखा? 2। तो 6 और 20 का जो HCF निकला है वो क्या निकला है? 2 निकला है ना। 2 जो है इसका HCF आ गया। अब इसका LCM क्या होगा देखिए, 6 और 20 का LCM क्या होगा? LCM में होता क्या है कि जिन संख्याओं का हम गुणनखंड किए हैं, 6 का गुणनखंड 2 गुणे 3 के रूप में हुआ, 20 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 5 के रूप में हुआ। तो इसमें ये देखा जाता है कि जो कॉमन है उसको भी लेना है और जो कॉमन नहीं है उसको भी लेना है, ठीक है ना। जो संख्याएं कॉमन हैं वो तो लेना ही लेना है, लेकिन उसका अधिकतम घात में लिया जाता है। मौसम में न्यूनतम घात दिया जाता है, लेकिन लसम अधिकतम घात दिया जाता है। यहाँ देखिए 2 जो है 2 बार है, यहाँ 2 एक ही बार है, तो 2 को हम 2 ही बार लिखेंगे, एक बार नहीं लिखना। एक बार तो मौसम में लिखा जाएगा। 2 यहाँ एक बार है, यहाँ 2 बार है, तो 2 को सबसे पहले हम 2 बार लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 3 को भी लिखना है। जो संख्याएं कॉमन नहीं होंगे उनको भी लिखना है। जैसे 3 को हमने लिख दिया, 5 बचा है, 5 इसमें है 5 इसमें नहीं है, तो 5 भी हमने लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब सबका हम क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे। 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 होगा, 4 का 3 में गुणा करेंगे 12 होगा। अब 12 का 5 में, तो 12 पचे क्या हो गया? 60 हो गया। तो ये जो है आपका लसा निकल गया, है ना। एक बार और देख लीजिए। सबसे पहले जो संख्याएं दी गई रहेंगी उनका हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। जब अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे तो अब हम मौसा ज्ञात करेंगे। मौसा का मतलब जो दोनों में कॉमन हो, है ना। तो 2 और यहाँ 2 2 बार है, यहाँ 2 2 बार नहीं, एक ही बार है, तो एक ही बार कॉमन है, इसलिए 2 को हमने लिख लिया। 3 जो है दोनों में कॉमन नहीं है, तो 3 को छोड़ दिया गया। 5 जो है दोनों में कॉमन नहीं है, तो 5 को छोड़ दिया गया। इसलिए दोनों संख्याओं में हम क्या ले सकते हैं कॉमन? केवल 2। तो इसका जो HCF हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लेकिन LCM में क्या किया गया है? LCM में जो संख्याएं कॉमन होती हैं वो भी लेना है, और जो कॉमन नहीं होती हैं उनको भी लेना है। तो 2 देखिए यहाँ एक बार है, यहाँ 2 बार है, तो जो अधिकतम बार होगा जिसमें वही संख्या ली जाएगी। तो यहाँ 2 जो है 2 बार है तो 2 बार लिख दिया। फिर 3 है तो 3 भी लिख दिया, क्योंकि 3 इसमें है इसमें नहीं है, तो 3 भी लिख देंगे। 5 इसमें है इसमें नहीं है, तो 5 भी लिख देंगे। और सबका अब क्या करना है? गुणा कर देना है। तो 2 दूना में 4, 4 तीन 12, 12 पचे 60। तो ये आपका LCM में निकल गया, ठीक है। तो 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF भी ज्ञात करना था और LCM भी ज्ञात करना था। तो इस तरह से LCM और HCF जो है दोनों संख्याओं का ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रश्न 6 जो था वो हल हो गया।